लिए सरकार नहीं बनेगी तो कैसे हम लोग जो है इस मुद्दा को हल कर पाएंगे। इसके लिए यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में अन्य योजनाएं जो चला रही है। आज बुलडोजर बाबा योगी जी सरकार बना लिए, आज यहाँ भी बुलडोजर बाबा की जरूरत है। बिहार में योगी जैसा नेता की जरूरत है, यहाँ आदित्यनाथ योगी यहाँ भी होना चाहिए, ताकि यहाँ भी जो अतिक्रमण किए हुए लोग हैं, जो रास्ता अतिक्रमण कर लिए हैं, मठ मंदिर के जमीन को अतिक्रमण कर लिए हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन पर निश्चित रूप से आज सचिवालय के पास जमीन कब्जा है अवैध, आज पटना में अतिक्रमण हटाया जा रहा है। यहाँ बुलडोजर बाबा की यहाँ भी जरूरत है। कई ऐसे मुद्दे हैं। आज यहाँ रामनवमी में कहा था कि डीजे जुलूस नहीं बजाया जाएगा। क्यों नहीं बजाया जाएगा, मैं पूछना चाहता हूँ नीतीश कुमार जी से। में जो शराबबंदी है, नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी किया, उसको लेकर के अब क्या कहना चाहिएगा? देखिए, हमने कहा कि बहुत सारे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी और जदयू का मतभेद है। भारतीय जनता पार्टी इस पक्ष में कहीं नहीं है कि ये इतना बड़ा काला कानून बन जाए कि सारी देश की पब्लिक जेल में जाए, सारे बिहार की पब्लिक जेल में जाए। जो हमारे मौलिक अधिकार संविधान में दिए हुए हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हमारे दिए हुए हैं, उस फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि कोई दारू पी कर 24 घंटा 365 दिन मेरा मोबाइल नंबर 12 बजे रात में भी खुला है। कभी भी आप किसी काम के लिए संपर्क कर सकते हैं। दुर्गा चरण मिश्रा आपके लिए, मेरे लिए, यदि कोई जनता या कोई भी आम जनता या कोई व्यक्ति यदि नाखून कटाता है तो दुर्गा चरण मिश्रा ये ब्रह्मेश्वर नाथ बाबा है, उसके लिए गर्दन कटाने के लिए तैयार है। आप सभी का स्वागत है। और आज हम आए हैं ब्रह्मपुर प्रखंड, बक्सर जिले के ब्रह्मपुर प्रखंड, वहाँ के ब्लॉक प्रमुख अधिकारी दुर्गा चरण मिश्रा जी हैं, जो कि जोगिया पंचायत से बीडीसी का चुनाव लड़े, वो विजयी हुए, उसके बाद ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि बने। तो आज हम सीधा सीधा उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या मुद्दा लेकर के चुनाव लड़े थे, ब्लॉक प्रमुख अधिकारी बने, उनके क्षेत्र में कितना विकास हुआ, जीतने से पहले क्या था उनके क्षेत्र में। सीधा सीधा मैं बात करता हूं और एक बहुत बड़ा राज खुलने वाला है। आज दुर्गा चरण मिश्रा जी हमारे साथ हैं, तो सीधा सीधा मैं बात करता हूं। दुर्गा चरण मिश्रा जी, भारतीय खबर में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपके जो आम जनता श्रोता हैं सब, उनको मैं नमस्कार, आपके चैनल को बहुत बहुत प्रणाम और बधाई कि आप मेरे जैसे छोटे ऊर्जवान कार्यकर्ता को इतना आप महत्व दे रहे हैं। इसके लिए कोटि कोटि आभार आपको। आप बीडीसी का चुनाव लड़े, चुनाव जीत गए, जीतने के बाद ब्लॉक प्रमुख बने। बीडीसी का चुनाव लड़े, आप चुनाव लड़ने का सबसे पहले मैं अग्रिम बधाई देता हूं, आपको हार्दिक बधाई देता हूं। लेकिन चुनाव लड़े तो क्या आपके मन में था, किस चीज़ को लेकर के आप चुनाव लड़े? देखिए, हमारी शुरू से ही जनता की लड़ाई है और जनता को कैसे सुविधा मुहैया कराया जाए, इसके लिए बिना जनप्रतिनिधि बने हुए, अब मान लीजिए किसी को शौचालय उपलब्ध कराना है तो शौचालय सहायक आपकी बात नहीं सुनेगा। आवास उपलब्ध कराना है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत और आवास सहायक आपकी बात नहीं सुनेगा। किसी को मान लीजिए राशन कार्ड बनवाना है और मार्केटिंग अफसर आपकी बात नहीं सुनेंगे, वीडियो आपकी बात नहीं सुनेंगे। बिना जनप्रतिनिधि का तो कोई बात सुनने वाला है नहीं। इसीलिए मैंने सोचा कि एक छोटे से जनप्रतिनिधि से शुरुआत करके, हम लोग गरीब के हम बेटा हैं। हम 5 वर्ष के थे तो हमारे पिताजी का देहांत हो गया था। असामाजिक तत्वों ने और गुंडा तत्वों ने उनकी हत्या करवा दी थी। आज हम वहाँ से आगे बढ़े हैं और आज आप लोग के आशीर्वाद से, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि मैं ब्लॉक प्रमुख बनूंगा। आज ब्लॉक प्रमुख हूँ। उसके बाद से अब भारतीय जनता पार्टी और जदयू का गठबंधन जो है, यदि मुझे मौका देता है तो आगे भी हम लोग अन्य तरह के कई चुनाव होते हैं, उसमें चुनाव ही नहीं, जनता की और समाज की लड़ाई लड़ने का हम लोग काम करेंगे। दूसरा सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आप पढ़ाई लिखाई करते थे, काफ़ी आगे जाने का सोच था आपको, लेकिन आपका राजनीतिक जीवन कब से शुरू हुआ? राजनीति में अपना पैर आपने कब डाला? देखिए, 2004 में जब हमारा मैट्रिक पास करने के बाद, मैट्रिक 2004 में किए हम, और उसके बाद आरा जब हम पढ़ने के लिए गए तो हमको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ाव हो गया, जो आरएसएस का एक संगठन है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मैं नगर सहमंत्री रहा
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जैन कॉलेज का मैं अध्यक्ष रहा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कई दायित्वों पर हमने निर्वहन किया वहाँ आरा में। और उसके बाद छात्र राजनीति में हमने कदम रखा। 2004 से लगातार हम छात्र राजनीति में सक्रिय हैं। और उसके बाद से हम छात्र राजनीति के बाद साथ साथ में पढ़ाई भी अपनी हमने पूरी की। हमने लॉ भी किया, हमने मास्टर डिग्री भी की और PhD भी की। तो हमने कई डिग्रियाँ इस दौरान पढ़ाई भी की। और इसी के दौरान वहाँ एक कैरियर सक्सेस इंस्टीट्यूट हम चलाते थे आरा में, जिसमें शिक्षकों को एक शिक्षक हम थे और इसी नाते प्राइवेट कोचिंग चलाते थे। और उसके बाद से हमने एक अपने गांव में जो मेरा एक बंद पड़ा हुआ था कॉलेज महाविद्यालय, उसको भी चालू करने का अभी तक प्रयास किया है, कर रहे हैं। उसके लिए अपना प्रयास हम कर रहे हैं। अभी हमको सुनने में मिला है कि इस बार तो MLC का चुनाव जो हुआ, राधाचरण सेठ जी के आप साथ थे, चुनाव उन्होंने जीत लिया, चुनाव जीत गए। सुनने में आया कि आगे के लिए आप MLC का तैयारी कर रहे हैं। देखिए, हम NDA के साथ हैं और NDA किसी को भी टिकट देगी तो मैं उसके साथ खड़ा हूं। लोकसभा चुनाव में मैंने अश्विनी चौबे जी के लिए प्रचार किया। विधानसभा चुनाव में मैंने भारतीय जनता पार्टी और जदयू के लिए प्रचार किया। और आज यदि MLC का चुनाव था स्थानीय निर्वाचन क्षेत्र से, स्थानीय पदाधिकार निर्वाचन क्षेत्र से, तो मैंने राधाचरण सेठ जी को मतदान ही नहीं किया। मैंने कई लोगों से कह के अपील करके मतदान भी करवाया और उनको हम लोगों ने जिताने का काम किया। और आगे एक प्रस्ताव पारित किया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आने वाले सालों में 2023 में जो चुनाव होगा, 2023 में हो या 2024 में हो, उस चुनाव को लड़ने के लिए मुझे संजय गांधी महाविद्यालय आरा ने एक प्रस्ताव पारित किया है। बक्सर में भी कई कॉलेजों ने प्रस्ताव पारित करके मुझे कहा है कि आप चुनाव लड़िए। और शिक्षक समाज के लोग भी कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़िए मेरे हक के लिए। तो हम शिक्षक समाज की हक की लड़ाई के लिए और शिक्षा के विकास के लिए, अभी बिहार में सबसे बड़ी कोई कमी है तो शिक्षा का विकास की कमी है। आज शिक्षकों के लिए जो हमारे वर्तमान MLC शिक्षक के लिए संजीव श्याम जी लड़े थे, उन्होंने जो मुद्दा रखा था उसका 10% भी मुद्दा आज सोल्यूशन कर दिए होते, हल कर दिए होते, तो आज भी मैं उनको समर्थन करने के लिए तैयार था। लेकिन 10% भी वो मुद्दा को सोल्यूशन को हल नहीं कर पाए। जिसमें मुख्य रूप से जो मुद्दा है आज क्या है, कोई भी शिक्षक को समान काम का समान वेतन नहीं मिलता है। किसी टीचर को 10,000 में वेतन मिल रहा है और किसी शिक्षक को 50,000 वेतन मिल रहा है, किसी को 2 लाख रुपये वेतन मिल रहा है। यूनिवर्सिटी में लोग जो पढ़ाते हैं उसको 1.5 लाख रुपये वेतन मिलता है। जो शिक्षक नियोजित से हुए हैं उनको 20,000 30,000 मिलता है। और जो परमानेंट बहाली हुई है हाई स्कूल में टीचरों की, उसको लाख रुपये महीना मिल रहा है। तो ये क्यों असमानताएं हैं? इस असमानताएं को दूर करना है और समान काम के लिए समान वेतन होना चाहिए और पूर्ण वेतन होना चाहिए सभी शिक्षकों को। इसके लिए यदि पूर्ण वेतन नहीं करा पाए तो अगले 6 सालों बाद हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसकी गारंटी है। दूसरा मुद्दा है मेरा, मैं आपको बताना चाहता हूं, दूसरा मुद्दा मेरा है कि शिक्षकों का, हाई स्कूल के जो भी शिक्षक हैं उनका या कॉलेज के जो भी शिक्षक हैं उनको ऐच्छिक ट्रांसफ़र मिलना चाहिए। आज किसी बच्ची का शादी हुआ, बक्सर जिले की है, आरा जिला में उसका शादी हो गया, तो आरा जिला में शादी हो गया तो वो बक्सर जिला में नौकरी करने में आने में उसको परेशानी होती है, ससुराल से आ नहीं पाती है। इसलिए उसका ऐच्छिक जिला वाइज और जिला के अंदर भी ट्रांसफ़र होना चाहिए। ये मेरा दूसरा मुद्दा है। साथ ही शिक्षकों के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है विद्यालय में, उसकी पूर्ण होना चाहिए। आज बेंच नहीं है, किसी विद्यालय में भवन का साफ सही काम नहीं हो पाता है, किसी में शिक्षकों को कंप्यूटर पढ़ने के लिए व्यवस्था नहीं है। आज विज्ञान के शिक्षक की कमी है। आज पूरे बिहार में आप हाई स्कूल में चले जाइए, अभी हमारे शाहाबाद में ही नहीं, मगध में भी विज्ञान के बहुत कम जगह शिक्षक उपलब्ध हैं। एक बक्सर जिले में मल्टीपर्पज स्कूल को हटा दीजिए तो सारे स्कूलों में विज्ञान के शिक्षक नहीं है, साइंस के। तो शिक्षकों की भर्ती होनी चाहिए छात्र के अनुपात में। और कई ऐसी योजनाएं हैं जो शिक्षकों को लाभ नहीं मिल पा रहा, उसका लाभ मिले और शिक्षक समाज का कैसे मान मर्यादा बढ़े, सम्मान बढ़े। आज शिक्षकों को प्रमोशन नहीं मिलता है। पहले था कि जिला शिक्षा पदाधिकारी बनते थे शिक्षक, प्रमोशन करके DO बनाया जाता था, BPO
उनको डीपीओ बनाया जाता था। आज 10-10 साल हो गए और हमारे शिक्षक लोग एक ही रैंक पर पड़े हुए हैं। शिक्षक जो है समाज का निर्माण करता है, सारा समाज का विकास का जिम्मेवारी शिक्षक समाज पर होता है। आज संजीव श्याम जी ये सब मुद्दा हल किए होते मैं चुनाव नहीं लड़ता, लेकिन उन्होंने क्या किया वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति डीपी तिवारी जी को छुट्टी पर बलपूर्वक हटवा गवर्नर से हटवा करके, और उन्होंने एक जो है अपने पाकिट का वाइस चांसलर को बहाल करवाया था जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा रहा है। कोई एक जादव जी थे जो मगध विश्वविद्यालय के कुलपति थे, उनको बेचारे को ला करके मगध वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में बैठा दिए और वो घोटाले में पकड़े गए। आज उन पर छापा रेड हो रहा है और जेल जा रहे हैं। और मैं मांग करता हूं सरकार से कि संजीव श्याम जैसे व्यक्ति पर भी रेड होना चाहिए और जांच होना चाहिए। इन माफिया तत्वों को शिक्षक समाज, हम लोग शिक्षक समाज से भी अपील करना चाहते हैं कि आप माफियाओं से दूर रहें। ये माफिया जो बालू माफिया हैं और पहाड़ माफिया हैं, आपके समाज का कभी विकास नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप मुझे यदि मेरे लिए यदि आप नाखून कटाइएगा तो आपके लिए आपका भाई दुर्गाचरण मिश्रा आपके लिए गर्दन कटाने के लिए तैयार है। इसलिए आप लोग शिक्षक बंधु, आप लोग हमारे साथ जुड़िए और आने वाले गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से हम लोग इसमें लड़ाई में लड़ करके और हम लोग सदन में आपकी आवाज़ का हम बुलंद करने का काम करेंगे। इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए। एमएलसी का चुनाव अगर आप भविष्य में लड़ते हैं, जितने भी प्रतिनिधि हैं चुनाव लड़े हैं या फिर लड़ते हैं, वो किसी न किसी पार्टी के संपर्क में आकर के चुनाव लड़ते हैं। अभी आप किस पार्टी के संपर्क में हैं, किस पार्टी को आप समर्थन देते हैं, समर्थन करते हैं, और किस पार्टी के संपर्क में आकर आप एमएलसी का चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अभी मैं जिस पार्टी में हूँ एनडीए के साथ हूँ और एनडीए के साथ रहूँगा। और एनडीए मुझे यदि समर्थन करती है, दबाव यदि शिक्षक समाज का और पड़ता है, और मुझे एनडीए के अपने कुछ साथियों द्वारा आश्वासन भी मिला है, तो यदि एनडीए मुझे सपोर्ट करती है तो निश्चित रूप से मैं एनडीए के साथ हूं और एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ूंगा और एनडीए के समर्थन से लड़ूंगा। और गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में खास करके एक बार पुनः शिक्षकों के मान सम्मान के लिए अपनी गर्दन कटाने को तैयार रहूंगा। जेडीयू एनडीए का गठबंधन है, आप समर्थन देते हैं, समर्थन करते हैं। जो सरकार है अभी वर्तमान की एनडीए का सरकार है, जेडीयू एनडीए का गठबंधन है, उस सरकार से आप कितना खुश हैं? हालांकि आप समर्थन देते हैं तो आप खुश ही होंगे, आपकी पार्टी है, आप हमेशा खुश होंगे, लेकिन वर्तमान की सरकार से आप कितना खुश हैं? देखिए, यहाँ जो गठबंधन का सरकार है उसमें जनता दल यूनाइटेड की सरकार है, भाजपा ने समर्थन दिया है। और यदि हम लोग का सारा विचारधारा एक ही रहता भाजपा और जदयू का, तो एक ही दल में विलय नहीं हो जाते। तो इसलिए जदयू का अलग अपना विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी का अलग विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र निर्माण के प्रति सोच रही है कि राष्ट्र का निर्माण कैसे पुनः निर्माण हो। जदयू का अपना सोच है, उनका भी एक अलग अपना सिद्धांत है। तो जहाँ तक बात है, तो जदयू ने की सरकार है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी ने उसको समर्थन दे रही है। कई मुद्दा है जिस पर हमारी उनकी सहमति नहीं है। अब जनसंख्या नियंत्रण कानून हम लोग तैयार हैं कि बनना चाहिए आज में भी। आज गरीब गुरबा के और सबकी स्थिति बहुत दयनीय, आर्थिक हालत खराब है। क्यों खराब है भाई? आज जनसंख्या, एक खास वर्ग के लोगों की जनसंख्या पूरे बिहार में इतना बढ़ते जा रही है। आज अपने आप को जो अल्पसंख्यक कहते हैं देश में, कई राज्यों में 7 स्टेट में हमारे मुसलमान बहुसंख्यक हो गए हैं। तो आज ये अपने आप को अल्पसंख्यक कहने योग्य नहीं रह गए हैं। अल्पसंख्यक का दर्जा उनसे छीन लेना चाहिए। इन अल्पसंख्यक जो अपने आप को कह रहे हैं, उन सभी का और सबका समाज का, यदि आप मान लीजिए खाना का आप बनाते हैं बजट 20 लोगों का और जुट जाए खाने वाला 2 आदमी, तो खाना बचेगा? बताइए, नहीं बचेगा। तो इसलिए सरकार बजट बनाती है, मान लीजिए देश की आबादी है 100 करोड़ और आदमी हो गए 200 करोड़, तो सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कैसे विकसित होगा कि इतना लोगों के लिए रोड बना पाए, इतना लोगों के लिए बिजली प्रोवाइड करा पाए, इतना लोगों के लिए चिकित्सा उपलब्ध कराए, इतना लोगों के लिए खाने की व्यवस्था, राशन उपलब्ध करा पाए? सरकार आखिर कैसे करेगी व्यवस्था? तो इसके लिए हमारा जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन जदयू तैयार नहीं है। तो जब तक भारतीय जनता पार्टी की बिहार में अकेले सरकार नहीं बनेगी, तो कैसे हम लोग जो है इस मुद्दा को हल कर पाएंगे? इसके लिए यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में अन्य योजनाएं जो चला रही है।
आज बुलडोजर बाबा योगी जी सरकार बना लिए। आज यहाँ भी बुलडोजर बाबा की जरूरत है बिहार में, योगी जैसा नेता की जरूरत है यहाँ, आदित्यनाथ योगी यहाँ भी होना चाहिए, ताकि यहाँ भी जो अतिक्रमण किए हुए लोग हैं, जो रास्ता अतिक्रमण कर लिए हैं, मठ मंदिर के जमीन को अतिक्रमण कर लिए हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन पर निश्चित रूप से आज सचिवालय के पास जमीन कब्जा है अवैध, आज पटना में अतिक्रमण हटाया जा रहा है, यहाँ बुलडोजर बाबा की यहाँ भी जरूरत है। कई ऐसे मुद्दे हैं। आज यहाँ रामनवमी में कहा था कि डीजे जुलूस नहीं बजाया जाएगा, क्यों नहीं बजाया जाएगा? मैं पूछना चाहता हूँ नीतीश कुमार जी से। आखिर जो है, जब और अल्पसंख्यक समाज के लोग बुलडोजर डीजे बजा सकते हैं, तो हिंदू समाज सनातन धर्म के लोग क्यों नहीं रैली निकाल सकते हैं और डीजे बजा सकते हैं? आज रामनवमी में डीजे नहीं बजाया जाएगा, रामनवमी के जुलूस में क्यों नहीं बजाया जाएगा? मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, क्या हिंदुस्तान में हिंदुओं को जीने का हक नहीं है बिहार में? इसी तरह से हमारा मुद्दा लेकिन ये नहीं है। हमारा मुद्दा शिक्षकों के सम्मान, विकास और समाज को मजबूत करने, समाज का पुनः निर्माण करने, शिक्षकों को राष्ट्र निर्माण में लगाने, शिक्षकों के प्रमोशन कराने, शिक्षकों को ट्रांसफर कराने, शिक्षकों को वेतनमान दिलाने और शिक्षकों के मान सम्मान दिलाने के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। और माननीय हमारे सभापति हैं अवधेश नारायण सिंह जी, जो गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीते हैं, उसका हमारे समाज ने हमेशा उनका साथ दिया है। हमेशा सबसे अधिक गया स्नातक करने वाले लोग कौन हैं? मैं पूछना चाहता हूं, गया में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ रहा हूं, तो गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ रहा हूं, और गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से अवधेश बाबू चुनाव लड़ेंगे। तो क्या जरूरी है कि एक ही लोग हर जगह रहें? अन्य लोगों की भी तो हिस्सेदारी होनी चाहिए राजनीति में ना। मैं पूछना चाहता हूं, इसलिए मैं अवधेश नारायण सिंह जी को, हमारा समाज हर जगह उनको सपोर्ट कर रहा है, उनको भी हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए हर जगह, और मिलजुल कर राजनीति होनी चाहिए। तो मैं अपील करना चाहता हूं अवधेश नारायण सिंह जी से कि आप भी हम लोगों को मदद करिए, और हमारे समाज की जो हक है, जो बुद्धिजीवी समाज का हक है, वो आप हकमारी न कीजिए, और हम लोग की भी हक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। क्या हम लोग पिछड़ा नेता बने रहेंगे जिंदगी भर? इसलिए मैं उनसे अपील करना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से, अवधेश बाबू सबसे अधिक वोट ब्राह्मण समाज के लोगों का है, भूमिहार समाज के लोगों का है। भूमिहार ब्राह्मण एक ही हैं, दोनों ने मिलकर आपको जिताया है यहाँ शाहाबाद और मगध में। आप भी हम लोगों का सपोर्ट करिए, समर्थन करिए, इसलिए कि आने वाला स्नातक चुनाव में हम लोग पूरी आपकी मदद करेंगे। आप हमारे लिए भी साथ जुड़िए। मैं आशा करता हूं कि आपका ये बात हमारे भारतीय खबर के जरिए मुख्यमंत्री तक जरूर पहुंचेगा। मैं एक अहम सवाल आपसे करूंगा, बिहार के जो नौजवानों में, बुजुर्गों में आग की लपटों की तरह तेजी से फैल रहा है, उस सवाल की तरफ मैं चलता हूं। बिहार में जो शराबबंदी है, नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी किया, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, हमने कहा कि बहुत सारे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी और जदयू का मतभेद है। भारतीय जनता पार्टी इस पक्ष में कहीं नहीं है कि ये इतना बड़ा काला कानून बन जाए कि सारी देश की पब्लिक जेल में जाए, सारे बिहार की पब्लिक जेल में जाए। जो हमारे मौलिक अधिकार संविधान में दिए हुए हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हमारे दिए हुए हैं, उस फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि कोई दारू पी के रोड पर घूमे, लेकिन समाज में ताड़ी बेचने वाले लोग हैं, गरीब समाज के, पासी समाज के लोग हैं, तो ताड़ी बेचने वाले, उनकी उसी पर जीविका चलती है, और हम लोग ताड़ी बंदी कर दिए हैं। ये बताइए वो समाज कैसे जिंदा रहेगा? उसी तरीके से सभी चीज़ें चले, कंट्रोल में चले। दारूबंदी हो, कंट्रोल में हो। ऐसी दारूबंदी, काला कानून ना हो जाए कि पूरे देश के, बिहार के युवा जेलों में बंद रहें और उनकी जवानी जेल में कट जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी जगिए, यू गेट अप, कृपया आप जग जाइए, अभी भी समय है। और शराबबंदी कानून में संशोधन होना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट का 20 अप्रैल को एक डिसीजन आने वाला है। हमको पूरा उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है शराबबंदी कानून पर जरूर से जरूर संज्ञान लेगा, और आने वाले समय में शराबबंदी कानून को निश्चित रूप से इसको सीमित करना चाहिए। आज क्या, आज नया एक नियम बन गया, शराब पीने वाले लोग हैं फाइन दे करके जेल नहीं जाएंगे। अब ये बताइए कि शराब ला करके अब तो सब लोग पीना शुरू कर देगा। पीने वाले जब जेल नहीं जाएंगे, 2000 रुपया फाइन देकर छूट जाएंगे, तो ऑटोमेटिक और बिना शराबबंदी कानून के यहाँ सब शराब की भट्टी खुल जाएगी।
तो ये तो कानून में और पेच आ रहा है ना, कानून में और सारी खामियां आती जा रही है। इस कानून को, काले कानून को ध्वस्त करके बिहार में एक नए शराबबंदी कानून की ज़रूरत है, जिसमें जैसे गुजरात में, अन्य स्टेट में इतना समय निर्धारित किया गया कि धार्मिक स्थलों के पास शराब नहीं बेचना है, स्कूल कॉलेज के पास शराब नहीं बेचना है, और कितना बजे से कितना बजे तक शराब की दुकानें खुली रहेंगी, पीने वाले कब पिएंगे, कब पकड़े जाएंगे तो जेल जाएंगे, रोड पर नहीं पीना है, ये सब कानून होना चाहिए। कोई अपना घर में बैठ के शराब पी के सो रहा है, उसको दिन भर मजदूरा है, काम किया है, वो शराबबंदी कानून हमारे नज़र में, व्यक्तिगत नज़र में जायज़ नहीं है, और इसका निश्चित रूप से इसकी समीक्षा होनी चाहिए। एक तरफ आप पूरे बिहार के लोग, आप भी जितने हैं, शराबबंदी कानून का संशोधन की बात कर रहे हैं कि संशोधन किया जाए, पूरी तरह से रोक न लगाया जाए, कॉलेज के पास ना मिले, मंदिर के पास ना मिले, मस्जिद के पास ना मिले। ऐसा हमारे जो नीतीश कुमार है मुख्यमंत्री साहब, उनका कहना है, अभी 2 दिन पहले वो बोले थे कि अगर कोई भी शराब पीता है बिहार के लोग तो वो आतंकवादी है। उनके विषय में अब क्या कहना चाहिए, जो उनका इतना नीचे सोच हो गया है। मैं सीधा सीधा उनसे भी पूछता हूं, अगर हमारा न्यूज़ उन तक पहुंचता है तो मैं पूछूंगा मुख्यमंत्री जी से सीधा कि क्या बिहार और भारत को छोड़ करके विदेश से शराब बन के आया था भारत में, जो ये बोल रहे हैं उनके विषय में आप, मैं चाहूँगा कि 2 शब्द बोलिए, जो कि वो बोल रहे हैं कि बिहार के लोग अगर शराब पीते हैं तो आतंकवादी है। देखिए, मुख्यमंत्री जी, एक हमारे यहाँ कहावत है ना, उम्र हो जाती है तो थोड़ा सा बोली बचन और जो समझने की क्षमता आदमी की कमज़ोर हो जाती है। मुख्यमंत्री जी अभी विधानसभा अध्यक्ष को क्या बोले थे, आप जानते हैं ना, आपसे छिपा नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष जो है वो विधानसभा में सबसे सर्वोपरि पद होता है, वो सदन का जो नेता होता है उसको सम्मान करना उसका हक है, उसका अधिकार है। और विधानसभा अध्यक्ष के साथ मुख्यमंत्री जी ने क्या बर्ताव किया था विजय सिन्हा जी के साथ, पूरा मीडिया के माध्यम से आपने देखा था। मुख्यमंत्री जी कुछ कुछ बोलते रहते हैं, उन सब बातों को ज़्यादा संज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री जी को एक बार चाहिए कि जिस तरह से अभी शराब पीने वाले पर उन्होंने संशोधन किया है, उनकी बातों में भारतीय जनता पार्टी और हम लोग खास करके मुख्यमंत्री जी की बातों में ज़्यादा हम लोग को उसको नहीं लेना है, उनकी तवज्जो नहीं देना है, इसलिए कि मुख्यमंत्री जी से बुलाया जाता है। अब आतंकवादी हैं मुख्यमंत्री जी, तो गांधी जी और लोहिया की बात करते हैं, गांधी जी ने कभी ऐसा कभी नहीं बात कहा। तो मुख्यमंत्री जी ऐसा नहीं है, बहुत पॉजिटिव काम भी किए हैं। आज 100% महिलाएं शिक्षित है, इसका मुख्यमंत्री जी साइकिल योजना के तहत, पोशाक योजना, मुख्यमंत्री पोशाक योजना, पढ़ने के लिए बच्चियों को पैसा 25,000 और 10,000 रुपया मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन पास पर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी आज SC ST का पंचायती राज में आरक्षण, ये सारी नियोजन मुख्यमंत्री जी ने किया। शिक्षकों का पूरे बिहार में लाखों शिक्षकों को नौकरी दिया है। तो ऐसा नहीं है, मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम भी किया है, लेकिन इसको जो काम में खामियां रह गई हैं, भगवान में भी कुछ ना कुछ खामी रह जाती है, तो जो कुछ खामियां रह गई है उस खामियां को दूर करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी अच्छे व्यक्ति हैं, उनसे कुछ बुलाया जाता है, इसको हम लोग को ज़्यादा तवज्जो देने की बात की जरूरत नहीं है। एक अंतिम सवाल मैं पूछूंगा आपसे, भारतीय जनता पार्टी को आप समर्थन करते हैं, एक अच्छे समर्थक के रूप में आप जाने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के। कल हम गए थे बक्सर में रामरेखा घाट पे, छठ व्रत करने वाली माताएं बहनें थी। एक समर्थन अगर अपनी पार्टी से अगर गुहार करता है, उसको बताता है, उसके माध्यम से उसकी बातों को पहुंचाया जाता है, तो हो सकता है पार्टी के दिमाग में कुछ काम आए। वहाँ के सांसद हमारे अश्विनी कुमार चौबे जी हैं बक्सर से। बक्सर की समस्त जनता ने अपना कीमती वोट देकर उनको चुनाव जिताया। जीतने के बाद 3 दिन पहले वो गंगा आरती करने आए थे, उसमें विशेष टीमें बुलाई गई थी बनारस और काशी की गंगा आरती के लिए, और आप भी गए थे वहाँ पे। ऊपर का घाट बना दिया गया है, नीचे पानी जो गंगा का स्तर है काफ़ी कम हो गया है, वहाँ पे काफ़ी जर्जर हालत है नीचे का। मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से हमारे न्यूज़ उन तक हमेशा पहुँचता है, अश्विनी कुमार चौबे जी तक, और ये भी न्यूज़ पहुँचेगा। तो मैं चाहूँगा अगर हम उनसे बोलते हैं, इससे पहले भी हम न्यूज़ पहुँचाए थे, लेकिन उनको कोई असर नहीं पड़ा इस बात को लेकर के। वहाँ का स्थिति आपने देखा होगा, गंगा घाट के नीचे जो सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, सीढ़ियाँ से करीब 4-5 फीट नीचे आप जाइएगा तो कहीं गड्ढे हैं, कहीं कचरा है, कहीं क्या है, अनेक तरह की वहाँ बाधाएं हैं। उनके विषय में मैं चाहूँगा आप 2 शब्द बोलिए, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के आप समर्थक हैं। देखिए, आपने बहुत आसानी से कह दिया कि सभी लोकसभा के लोगों ने अश्विनी चौबे जी को मतदान किया था, बिल्कुल सही बात है, और मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है।
अश्वनी चौबे जी ने बहुत अच्छा भी काम किया है। आपको याद रहना चाहिए कि अश्वनी चौबे जी की देन है और आर.के. सिंह की, ये जो 4 लाइन पर आप यात्रा कर रहे हैं इतना अच्छा पटना से लेकर बक्सर तक, ये माननीय अश्वनी चौबे जी की देन है और आर.के. सिंह जी की देन है कि आज ये 4 लाइन इतना अच्छा बना हुआ है। नितिन गडकरी जी का देन है। आज आप 1 घंटा में आरा से पटना चल जा रहे हैं, बक्सर आ जा रहे हैं। और NTPC चौसा पावर प्लांट जो बना है 10,000 लोगों को रोजगार दे रहा है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो बक्सर से जा रहा था, बक्सर विधानसभा के अंदर में, उसकी भी देन अश्विनी चौबे जी की है। अश्विनी चौबे जी डुमराव में मेडिकल कॉलेज लाए, अश्विनी चौबे जी की देन है। गौशाला लाए हैं डुमराव में, वो भी अश्विनी चौबे जी की देन है। अश्विनी चौबे जी ने ही टेलीमेडिसिन सेवा शुरू की है, जो घर बैठे लोगों का इलाज हो रहा है। आज सदर अस्पताल से, बक्सर से और एम्स ले जोड़ा गया है। अश्विनी चौबे जी के दिन है कि आज ऑक्सीजन पावर प्लांट लगा हुआ है सदर अस्पताल बक्सर में। अश्विनी चौबे जी का दिन है कि विधानसभा में हर जगह जितने स्कूल है उसमें टॉयलेट की व्यवस्था हो गई है। अपने फंड से भी उन्होंने पैसा दिया था। ऐसा नहीं, अश्विनी चौबे जी ने अच्छा भी काम किया है। मैं पूछना चाहता हूँ, वहाँ के स्थानीय विधायक है मुन्ना तिवारी जी। आप मुन्ना तिवारी जी देखिए, बड़े लेवल का यदि कोई सड़क बनाए, कोई बड़ा काम करें तो सांसद तो होता है उसमें, लेकिन जो छोटे छोटे काम है, अब हमारे पंचायत में कोई गली का काम हो, आप कहें कि अश्विनी चौबे जी नहीं किए, तो गली का काम किसका होता है? मुखिया का होता है। गली नली का काम किसका होता है? मुखिया का होता है, प्रमुख का होता है, हाँ, पंचायती राज प्रतिनिधियों का होता है। तो वहाँ के जो नगर पार्षद के चेयरमैन हैं, वहाँ के जो विधायक हैं स्थानीय मुन्ना तिवारी जी, आप उनसे इस सवाल को जरूर पूछना चाहिए कि मुन्ना तिवारी जी ने अपने 7 सालों के कार्यकाल में लगभग 14 से 15 करोड़ रुपया उनको मिला है। एक छोटा सा घाट ही बनवा देते वहाँ पे, एक छोटा सा नीचे सीढ़ी ही बनवा देते, गड्ढा ही बनवा देते। माननीय मुन्ना तिवारी जी, बक्सर विधानसभा का दुर्भाग्य है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि आप मुन्ना तिवारी जी से कहिए ना, मुन्ना तिवारी जी से एक बार कहिए को जाके बनवा दे। अश्विनी चौबे जी से मैं जरूर बात करूँगा, और अश्विनी चौबे जी का उस गंगा नमामि गंगे के तहत कई वहाँ काम करा चुके हैं। अमृत सिटी के रूप में बक्सर डेवलप हो रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप मुन्ना तिवारी जी से भी मैं आग्रह करूंगा, और आप भी अपने मीडिया के माध्यम से और अन्य माध्यमों से उनसे जाकर बोलिए, निश्चित रूप से उनको संज्ञान में वो काम करेंगे। और जो छोटे छोटे काम होते हैं वो एक बार विधायक को भी आप लोग संज्ञान में दिया कीजिए। यहाँ 4 महागठबंधन के विधायक हैं, तो विधायकों से भी आप लोग कृपया पूछा कीजिए। 6 विधायक हैं इस लोकसभा में। हम वहाँ गए थे, ये हमारा कहना नहीं था, वहाँ पे कुछ लोग मौजूद थे, नौजवान भी मौजूद थे। वो बात कर रहे थे आपस में कि अश्विनी कुमार चौबे को हमने जिता दिया, सांसद बना दिया, सांसद बनाने के बाद घाट का ये स्थिति है। लेकिन मैं यही बात, अगर कोई मीडिया जनता को समझाता है तो नहीं समझता है, अगर कोई नेता, अगर किसी पार्टी का समर्थक अगर समझाता है तो लोग समझ जाते हैं। यही बात मैं आपके जरिए उन लोगों तक पहुंचाना चाहता था कि अश्विनी कुमार चौबे जी ने काम किया है। अगर हम वहाँ बोलते कि अश्विनी कुमार चौबे जी ने काम किया है, मुन्ना तिवारी जी ने काम नहीं किया है, तो मीडिया के ऊपर अंगुली उठ जाता था कि पार्टी का मीडिया है। इसलिए ये बात हम आपके थ्रू उन लोगों के पास पहुंचाना चाहते थे और पहुंचाए। अंतिम सवाल मैं ये पूछूंगा कि बहुत ऐसे लोग हैं, अश्विनी कुमार चौबे जी आते थे, सभा करते थे, चुनाव जीत गए, लेकिन हमारे क्षेत्र में बहुत ऐसे आदमी हैं, उनको फोटो भी दिखाया जाए, बहुत ऐसी माताएं बहनें हैं, पूछा जाए कि आपके यहाँ का सांसद के, तो उनको पता ही नहीं कि अश्विनी कुमार चौबे है, कहाँ है, कौन है अश्विनी कुमार चौबे, सांसद हमारे यहाँ का कौन है। देखिए, पहचान बहुत मायने नहीं रखता है। दुर्गा चरण मिश्रा ब्लॉक प्रमुख हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति इनको पूरे प्रखंड का पहचान जाए बच्चा बच्चा। पहचान काम से होता है। काम हुआ है कि नहीं हुआ है, मोदी जी ने काम किया कि नहीं। आज प्रधानमंत्री अन्य ये जो ग्रामीण कल्याण योजना है उसके तहत 80 करोड़ लोगों को फ्री में मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। तो कितने लोग मोदी जी को कह रहे हैं कि मोदी जी राशन फ्री में दे रहे हैं? कौन जान रहा है कौन राशन क्या दे रहा है? तो जानकारी नहीं है किसी को, लेकिन राशन कौन उपलब्ध करा रहा है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी। नरेंद्र मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त 2 साल से लगातार अनाज दे रहे हैं, और फिर 6 महीना अनाज बढ़ गया। आज मुफ्त में 80 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है। तो नाम से नहीं, काम से होना चाहिए पहचान। दुर्गा चरण मिश्रा जब से ब्लॉक प्रमुख बने हैं तो उनकी काम से पहचान होती है कि एफसीआई में सड़ा हुआ माल नहीं आता है, एफसीआई में चोरी नहीं हो रहा है, आवास में लूट नहीं हो रही है, आज पेंशन में लूट नहीं हो रही है, आज गरीबों का काउंटर पर जाइए फ्री में मुफ्त में काम हो रहा है। जो दलाली चरम पर था उस दलाली को मैंने बंद करने का काम किया है।
आज दलालों पर FIR हो रही है इस ब्रह्मपुर ब्लॉक में। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आप पता लगाइए मीडिया के माध्यम से कि ब्रह्मपुर ब्लॉक में अब दलाल मुक्त ब्लॉक हो गया है। यहाँ सारा आम जनता से सीधे पब्लिक का और पब्लिक और ऑफिसर के बीच डायरेक्ट तालमेल हो गया है और काम हो रहा है। इसका दलाली का जो माध्यम था, आज शिक्षक में इतनी बड़ी नियुक्ति हुई, 1 रुपये का घोटाला कहीं नहीं हुआ, एक गलत नियुक्ति नहीं हुई शिक्षक में। आज शिक्षक की 105 के आसपास शिक्षकों की नियुक्ति हुई और हम लोगों ने ज्वाइनिंग लेटर बंटवाया। आज यहाँ सारे स्कूल में शिक्षक उपस्थित रहते हैं। मध्याह्न भोजन जाइए तो शुरुआत जो हो रहा है वो बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। प्राइमरी स्कूल की स्थिति सुधर रही है। आज हमारे रघुनाथपुर स्वास्थ्य केंद्र में जाइए तो कोरोना के लिए अलग बेड लगा हुआ है, वहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था है। तो ये सब काम हो रहा है ना, काम सच है। बिजली प्रचुर मात्रा में हमारे ब्लॉक के लोगों को उपलब्ध हो रही है। आज किसानों का कहीं भी फसल जलता है तो हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी और हमारी अंचलाधिकारी मैडम तुरंत पहुंच करके मुआवजा देने का काम करती है और उनका काम का निपटारा करने का काम करती है। आज ये विकास हो रहा है। तो काम से पहचान होती है, नाम से नहीं होती। इसलिए अश्विनी चौबे को पहचानना जरूरी नहीं है, अश्विनी चौबे के काम को पहचानना जरूरी है। उन्होंने काम करके साबित किया है 6 से 7 सालों में कि बक्सर का विकास क्रियाकलाप कैसे होता है। बक्सर की पहचान आज मिनी काशी के रूप में हो रही है। तो इसका सबसे बड़ा देन हमारे यहाँ के माननीय सांसद श्री अश्विनी चौबे का है और यहाँ के माननीय मंत्री अश्विनी चौबे जी का है। और 4 विधायक हैं, उनके भी काम की समीक्षा होनी चाहिए। उन्होंने 4 सालों में क्या काम किया है। आज गली नहीं बन रहा है, आज घाट नहीं बन रहा है, आज नली नहीं बन रही है, आज छोटा छोटा रोड बाकी है, पुल पुलिया बाकी है, छोटे छोटे कार्य बाकी हैं। इसका श्रेय कौन है? यहाँ के विधायकों को भी होना चाहिए ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनकी भी है। तो अश्विनी चौबे जी ने काम किया है, इसलिए नाम से पहचान होनी चाहिए, काम से पहचान होनी चाहिए, नाम से नहीं होनी चाहिए। मैं अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा। आप ब्लॉक प्रमुख हैं ब्रह्मपुर प्रखंड के। मैं चाहूँगा कि आप अपने प्रखंड के, अपने क्षेत्र के जो आपकी जनता है, ये मेरा अंतिम सवाल रहेगा, आप क्या कहना चाहिएगा उनके लिए? हमारे किसी भी जनता हमारी मालिक हैं और मैं उनका सेवक हूं। मैं 24 घंटा 365 दिन, मेरा मोबाइल नंबर 12 बजे रात में भी खुला है। कभी भी आप किसी काम के लिए संपर्क कर सकते हैं। दुर्गा चरण मिश्रा आपके लिए, मेरे लिए, यदि कोई जनता या कोई भी आम जनता या कोई व्यक्ति यदि नाखून कटाता है तो दुर्गा चरण मिश्रा ये ब्रह्मेश्वरनाथ बाबा है, उसके लिए गर्दन कटाने के लिए तैयार हैं। और ब्रह्मेश्वरनाथ की जो धरती है बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ की, ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित, इसका कभी सिर नहीं झुकने देंगे। ये मेरा प्रण है और इसी के साथ मैं लेकर के चल रहा हूँ। नमस्कार सबको। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अच्छा आपने इंटरव्यू लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे जितने दर्शक हैं भारतीय खबर के, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और जो हमारे चैनल से जुड़े हैं या जुड़ेंगे, उनको भी मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। विष्णुकांत तिवारी के साथ भारतीय खबर, बिहार। जय हिंद।